गांव ढिकोली में जो विधानसभा बागपत में ये गांव पड़ता है, बहुत बड़ा गांव है। यहाँ की बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है और अगर देखा जाए तो यहाँ इसे जाट बहुल्य गांव भी कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ चौधरी रहते हैं। तो ऐसे ही हम एक बैठक पर आए हैं और यहाँ के प्रधान भी हैं संदीप भाई, ग्राम पंचायत ढकोली से। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार। हम बात करें इन सभी से, आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे किसान बैठे हैं, चौधरी बैठे हैं, तो इनसे बात कराएंगे। चौधरियों की चौधराहट जो कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक कह सकते हैं कि एक पहचान है अपनी, चौधरी चरण सिंह जी को लेकर के बात करें या उनके बेटे अजीत सिंह को लेकर के बात करें, और आज जयंत जी की बात होती है। जानने की कोशिश करेंगे क्षेत्र का माहौल क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस गांव का माहौल क्या है। क्या वास्तव में सरकार बदलेगी? क्या वास्तव में लुप्त हो चुकी वो पार्टी जिसका कभी नाम हुआ करता था, जो एक चौधराहट के नाम से जानी जाती थी, वो वापसी कर रही है? आइए जानते हैं। नमस्कार सर, सभी अपने हमारे साथियों को नमस्कार। और हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी कहानी है जिसके इतिहास में अगर हम जाएं तो इतिहास के पन्ने कम पड़ जाते हैं। लेकिन जो पिछले सालों में जो हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर राजनीति ने जिस तरह से करवट बदली, अगर हम उसकी बात करें और जो वापसी हो रही है इस बार, उसको अगर हम देखें, जो हमने कई गांवों में जाके जो मुआयना किया है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर से, क्या शुभ नाम है सर आपका? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह, हाँ जी जी। उम्मेद सिंह जी, चुनाव का समय है जी, माहौल भी गर्म है जी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे जी जी। सीधा सवाल, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार गठबंधन की सरकार है जी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? बड़े ही कॉन्फिडेंस है। 2017 में तो आपने पूरा बहुमत झोंक दिया था एक तरफ। वो समय था जी, क्योंकि समय बदलाव का है। तो ये बदलाव की सुगबुगाहट कैसे होती है, क्यों आई? बीजेपी के रवैये और व्यवहार से। जैसे किसानों के साथ में जो अत्याचार हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या है। अभी हमारा इतना बड़ा गांव है, इसकी 40,000 की पॉपुलेशन है कम से कम, और एक भी समाज सेवा का कोई भी ऐसा सेंटर यहाँ नहीं है जो कोई एक गोली भी लेने मिल जाए यहाँ पर किसी को। पहली समस्या। दूसरी समस्या किसानों की गन्ने के रेट की है, पेमेंट की है, और झूठ बोलते रहे लगातार, हमने इतने % करा दिया, इतने %। मोदी जी जब मेरठ में आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि 14 दिन के अंदर हम किसानों का गन्नों का भुगतान करेंगे, अगर भुगतान नहीं कर पाए तो हम आपको ब्याज देंगे। वो तो ब्याज भी दे रहे हैं। नहीं, वो भी नहीं है। कहाँ है बताओ? कि इतने किसान बैठे, किसी के खाते में आए हो तो किसी से हाँ करवाओ। एक से कोई भी गन्ने का भुगतान, गन्ने का भुगतान समय से नहीं होता है, और ब्याज की बात तो दूर की बात है। मैं ना कि एक गांव के बारे में बात करूंगा, ना कि मैं ये जानने की कोशिश करूंगा इस गांव में किसका माहौल है। मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ से कि इस पूरे क्षेत्र का माहौल क्या है, क्या किसानों की विशेष समस्याएं हैं। कुछ और हमारे साथी हैं, इधर से बात करते हैं। क्या कारोबार है आपका मुख्य रूप से? जी, हम किसान हैं, किसानी करते हैं जी। किसानी करते हैं। किसान की आज सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? सबसे बड़ी समस्या जी किसान की महंगाई है। जो बिजली के रेट हैं, खाद के रेट हैं, दवाई के रेट हैं, डीजल के रेट हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है जी। तो अब की बार मूड क्या है क्षेत्र का? अब का परिवर्तन है जी, राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल की वापसी करेंगे जी सर। राष्ट्रीय लोकदल के पीछे आप क्या मानते हैं? जयंत चौधरी को मानते हैं या चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है हम उसको? देखो, चौधरी चरण सिंह की ही विरासत है, हम जुड़े हुए हैं और उन्हीं की उस पर पग चिन्ह पर हम चलते आ रहे हैं। पीछे भटक गए थे हम, कुछ लोग भटक गए थे, इनके बहकावे में आ गए थे। अकबर 2022 में दुगनी आया हो जाएगी, 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उसके बहकावे में आ गए थे। दुगनी तो दुगनी है, तो आधी भी ना रही। जरूर मैं जानूंगा। हमारे साथ संदीप जी हैं। वैसे तो ये इस गांव के प्रधान हैं, बट मैं इस हैसियत से बात नहीं करूंगा कि इस गांव के प्रधान हैं। मैं इस हैसियत से बात करूंगा कि ये पकड़ रखते हैं, समाज में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि लोकदल को वापसी का सिलसिला तो अजीत सिंह ने भी शुरू किया था, लेकिन क्यों भटक गए थे जाट? क्या मानते हैं सर, इसके पीछे की कहानी क्या है? भाई यही जो बड़े भाई ने बताया था कि आय दुगनी होने का था किसानों के बारे में। अगर सरकार थोड़ा भी सोचती तो शायद ये इस बार इसकी जाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। 13 महीना तक किसान वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिया, लेकिन ये किसानों की शक्ति थी जो इन्होंने सरकार को झुकाया। लेकिन उसके बाद में भी अब भी किसानों पर इन पर विश्वास नहीं है। किसान कहीं ना कहीं इस उसमें है असमंजस में कि
सरकार अगर ये नहीं गई तो फिर से दोबारा लाएंगे। एक डर का माहौल है, अभी भी दिमाग में ये है कि ये अपनी तानाशाही पर वापस आएगी। सरकार झुकी जरूर है, लेकिन किसान ने उसकी झुकावट को स्वीकार नहीं किया है। आज भी वो मुद्दा जिंदा है जिसमें 750 किसानों की शहादत हो गई। आज भी वो मुद्दा जिंदा है जिसमें 3 कृषि कानूनों को लेकर के देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आज किसान उस गुस्से में है, उस गुस्से को निकालना चाहता है। शायद यही एक मतदान का। जी सर बताइए। कुछ कह रहे। ऐसा है जी, पहले तो किसान आतंकवादी, मवाली, भेड़िए जिन्हें के किन्न बाजो तब कील गाइड दिन के आगे लगा दिए, कटीले तार लगा दिए। जिन देख थारे हंता पंजाब खड़ रहे यूपी में था, जिन हम कुछ वर्ग को, वो भी नून किसानों को नहीं, कुछ वर्ग को समझा नहीं पाए, हमें वापस ले रहे। जी जी, चलिए और एक दो क्षेत्र की समस्याओं पर बात करते हैं। कुछ और भी हैं हमारे साथ। आप बात करें आपसे। एक बहुत बड़ी समस्या हमें यहाँ देखने को मिली। मैं कई गांव में गया कि यहाँ गाय और कुछ आवारा पशु जंगल में रहते हैं, जो हम दिन भर जो मेहनत करके आते हैं, खून पसीने की कमाई से जो हम फसल को उगाते हैं उसको चट कर जाते हैं। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें दोषी गवर्नमेंट ही है जी। उन्होंने उसकी व्यवस्था नहीं करी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है उचित व्यवस्था करना। हर चीज़ की व्यवस्था जो हो गवर्नमेंट के हाथ में हो, व्यवस्था कर नहीं पाई। जब व्यवस्था नहीं करेगी तो देखो दिक्कत तो बनेगी। उसमें से कम हमारा कम से कम 10% भाग फसल का, उससे हम चंदा करके ना कहीं गौशाला में, इधर उधर गौशाला में जहाँ भी है छोटी मोटी चंदा करें, पैसा इकट्ठा करें, छोड़ करें। ये फिर आ जाए कोई, फिर इधर से उधर छोड़ जाए, इधर से उधर छोड़ जाए। योगी जी ने तो कहा है कि हमने गौशाला बनाई है, चारे के नाम पे कुछ पैसा भी दे रहे हैं। चारा घोटाला भी अभी 2-3 साल पहले बड़े रूप में चारा घोटाला भी सामने आया था। तो पैसा तो आ रहा है सरकार से। तो यहाँ स्थिति क्या है? क्या कोई गौशाला है यहाँ आपके? देखो सब सच तो होता नहीं। योगी जी ने तो ये भी कहा था कि 14 दिन में पेमेंट करेंगे, विकास करेंगे। विकास कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए जी। विकास की सबसे बड़ी कड़ी हो जी, देखो रोजगार से ही विकास हो। जब रोजगार होगा तो हम आत्मनिर्भर होंगे। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो विकास तो अपने आप होता चला जाएगा। विकास रोजगार से ही तो जुड़ा। अगर रोजगार मिले नहीं तो विकास कैसे होगा? सब एक तरफा नहीं देखा उन्हें, सबको तो एक तरफा देखा था चौधरी चरण सिंह जी ने। जब चौधरी चरण सिंह ने सबको बराबर कर दिया, कमाओ और खाओ, मेहनत करो। जिसके पास ज़मीन नहीं थी उसके पास भी ज़मीन होगी, तो रोज़गार मिला। हम बढ़े, हमने मेहनत करी, उपज करी। सबसे पहला जो व्यापार था ना आज़ादी के बाद में, वो अनाज का था। हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ था। तो किसने देश बढ़ाया? किसान ने व्यापार खून पसीना बहा के और हाथों से खींच के पानी गेरा और फसल उगाई, मेहनत करी। बंजर जमीन जितनी भी पड़ी थी सब एक सार करी। किसान ने ही आगे व्यापार बढ़ाया और उस व्यापार से ही धंधे चले। हमने विदेशों से जैसे कारखाने बने तो छोटे कलपुर्जे आना जाना, व्यापार जो बढ़ा, इससे बढ़ा। हमारे पास सुई बनाने के लिए कुछ नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ किसान अन्नदाता है, वहीं दूसरी तरफ किसान आतंकी है, पाकिस्तानी है। ना जाने किस किस नारों से उसको नवाजा गया। समझते हैं, कहा जाता है कि किसान को समझ नहीं है, किसान को अनपढ़ समझा जाता है। आज मेरे साथ यहाँ युवा खड़ा है, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि युवाओं की समस्या क्या है। आइए, पीछे हैं हमारे कुछ युवा साथी। क्या मानते हैं सर? समस्या तो युवाओं की बतेरी, ना तो नौकरी है, क्या नाम क्या करा है, उम्र भी निकल गई, भर्ती की जो भर्ती तो आ ही नहीं रही। झूठ भकावा है सब मामला। युवा भटक रहे, जो प्राइवेट कर रहे थे वे भी छूट गए। युवा से लेके और भी हमारे कुछ साथी हैं, कुछ रखेंगे। युवा हैं, बोलो भाई। क्या लगता है आपको, सरकार बदलनी चाहिए क्या? हाँ जी, बदलनी चाहिए बिल्कुल। क्यों बदलनी चाहिए? बजी हर चीज़ में पीछे लेके जान लग रही है। पीछे लेके? हाँ, हर चीज़ में। तो ये कहा जाता है कि किसान को समझ नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो राजनीति नहीं जानता है। तो क्या किसान अब राजनीति को समझने लगा है? हाँ जी, इनके जो मुद्दे हैं उनको समझने लगा है। जिस चीज़ से राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम, वो भी समझने लगा है, सब कुछ समझने लगा है। भारतीय जनता पार्टी अगर हार होती है तो उसमें क्या कारण मानेंगे आप? कारण यही है जी, किसानों के साथ भी इन्होंने गलत किया है और जो युवाओं के साथ भी गलत किया, उनको भी रोजगार नहीं दिया और किसानों की मतलब आय दुगनी तो होनी। किसानों की जो आंदोलन की बड़ी समस्या थी, किसानों की जो महंगाई को लेकर जो बात हुई, वो मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं, मुद्दे ख़त्म नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 10 मार्च को किसान अपना हिसाब बराबर करेगा। बात महंगाई पर होनी चाहिए, बात स्वास्थ्य पर होनी चाहिए, बात शिक्षा पर होनी चाहिए, लेकिन बात केवल धर्म के मुद्दों पर होगी। इस बात को ये देश, ये समाज, ये युवा, ये किसान
समझ रहा है। आइए कुछ और हमारे एक बहुत बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, वृद्ध हैं, इनसे जानेंगे। चलो इनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, रामवीर ढाका। रामवीर ढाका रामवीर ढाका साहब जी। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को वापस लाने का इरादा है? जी, चौधरी साहब एक ऐसे किसान नेता हुए राष्ट्र में, एक छोटे से गांव के गरीब किसान के घर में पैदा होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। क्यों पहुँचे? उन्होंने एक किताब लिखी है कि जो उसमें किताब को यदि पढ़े ना तो उसमें पता लगेगा कि उसमें क्या क्या लिखा। शिष्टाचार किताब लिखी उन्होंने, शिष्टाचार जी, वो पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा है राष्ट्रीयता को और समाज को विघटन करने का मेन कारक जो होता है ना, वो है जातिवाद और संप्रदायवाद। ये जो है हमारे सामाजिक विघटन को भी वो विघटन करता है और जो हमारे राष्ट्रीयता को भी ख़त्म करता है। वे सख्त खिलाफ थे जाति के, धर्म के। जब से सरकार आई है इसने केवल जो है धर्म और जाति की राजनीति की है। अब भी ये इतने बौखलाए हुए हैं। इलेक्शन यूपी में हो रहा है, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, 80% 20% की बात करते हैं। एक सगुफा और छोड़ दिया इन्होंने। अब यहाँ से जो है 80% तो हिंदू हैं और जो केवल 28% 72% हिंदू हैं और जो 28% मोहम्मदन है, 17% जाट है। जाटों को हिंदू नहीं माना इन्होंने। हम जाट हैं, हमें इन्होंने हिंदू नहीं माना। कमाल की बात है, इलेक्शन के को जीतने के लिए कितने वो कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ये चलेगा नहीं। हम सभी ने, हम किसान भी हैं, मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट अधिकारी हूँ। 1.5 साल का मेरा DA जो मुझे कम से कम जो है 2-2.5 हज़ार रुपये महीना का लॉस होल कराएगा, वो सरकार खागी। कोई उचित नहीं रहा उसका। उस पैसे का कोई वो नहीं, प्रधानमंत्री केयर फंड में उसे जमा करवा दिया गया, जिसका कोई भी ऑडिट नहीं होता, कोई वो नहीं होता है। तो ये नुकसान मुझे भी पड़ा है कि मैं किसान का बेटा भी, किसानों का नुकसान बहुत हो जाएगा। पेमेंट जो है पिछले साल का पेमेंट हमारे गांव का करीब जो है 2 करोड़ पेमेंट हमारे गांव का पड़ेगा। ढिकोली गांव का 2 करोड़ पेमेंट पड़ जाएगा। हमारे गांव में अस्पताल की जगह पड़ी हुई है ज़मीन, यहाँ से सरकारी अस्पताल की। हमारा जो विधायक है बीजेपी का, उसने गांव में क्या किया है? उस विधायक ने, योगेश धामा जी ने, यहाँ से गांव में जो है शराब के अड्डे तो खुलवा दिए, जगह जगह शराब के अड्डे, वो भी जो है नकली शराब के अड्डे, लेकिन अस्पताल नहीं खुलवा सका। क्योंकि ये ज़मीन जो थी ये जिला पंचायत की थी, जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने ये कहा, उन्होंने मुझे कहा, मैं समिति चलाता हूँ उसका, मैं अध्यक्ष भी हूँ। उन्होंने ये कहा अब हम जो है इस अस्पताल को आपको बनने नहीं देंगे, और उन्होंने वो बनने नहीं दिया आज तक भी। जो है हम यदि कोई भी हमारा सीरियस मरीज हो जाता है, देखो जो पैसे वाले हैं वे तो दिल्ली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी, गांव का आम आदमी है, वो कहाँ जाएगा? हमें कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल की सुविधा नहीं है। शिक्षा का हाल ये है, यहाँ से सरकारी स्कूल तो सब खत्म कर दिए इन्होंने जी। प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं सुबह 6 बजे, इतने बच्चे जो है उनके इतना वजन हो जाता है। एक बच्चे की फीस जो 8-8 हज़ार रुपये है। कि कोरोना काल में फीस माफ़ नहीं करी, कोई कम नहीं, क्योंकि स्कूल जितने भी स्कूल हैं सबके सब जो है पूंजीपतियों के। तो इन्होंने जो बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया सरकार ने। आगे ये मैं आपको वादा करता हूँ, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे इस प्रदेश के, हमारा विकास होगा। बहुत बहुत बढ़िया बात कही कि अब उत्तर प्रदेश जाति और धर्म में नहीं बटेगा। अब युवा किसान जागरूक हो रहा है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन शराब के ठेके खुल रहे हैं। हमारे यहाँ विकास के नाम पर शिक्षा के स्कूल होने चाहिए, लेकिन वो नदारद है। बात केवल धर्म की, जाति की नहीं चलेगी। इसी के साथ हम और आगे बढ़ेंगे, एक नए पड़ाव की तरफ कुछ और लोगों से बात करेंगे। तब तक इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।